तो स्वागत है दोस्तों मेरी इस क्लास के अंदर। हालांकि काफ़ी दिन का गैप हो चुका है, बट अगर मैं बात करूं तो कुछ निजी कारणों की वजह से मैं क्लास रेगुलर कर नहीं पाया था। बट अभी जो बच्चे CUT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक क्लास लेकर के आया हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर में, जिनके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, केवल उन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो टोटली NCERT बेस्ड होगा बेटा, कि NCERT में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या NCERT कहना चाहती है, सारी बात करेंगे। बोथ मीडियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास है, प्यारी सी क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और आज उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। तो आज जो अपन बेटा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बेटा, हेल्थ के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अगर जनरली मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपन किसको कहते हैं, ठीक है, तो जनरली मैं अगर इसकी बात करूंगा बेटा, तो आप ध्यान रखिए रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है इसको अपन कह देते हैं बेटा जनन स्वास्थ्य। क्या कह देते हैं बेटा? जनन स्वास्थ्य अपन इसको कह देते हैं। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जो जनन के अंदर काम में आने वाले जो जननांग है, अगर मैं उनके हेल्थ की बात करूं तो उसी को अपन क्या कहने वाले हैं? जनन स्वास्थ्य कहने वाले हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने वाले हैं। ठीक है। और जनरली मैं बात करूं तो WHO क्या कहता है? WHO ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, सीधी सी बात है, अगर वो फिजिकल रूप से, कहने का मतलब शारीरिक रूप से, अगर वो मेंटल तरीके से अगर फिट हो, ठीक है, मतलब मानसिक तरीके से अगर वो सही हो, और इसके अलावा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी अगर ना हो, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, अंग जो है, उनके अंदर अगर कोई प्रकार की डिजीज ना हो, तो उसको अपन क्या कह देंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन अपन उसको कह देंगे। ठीक है। तो अपन बेटा बात कर लेते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है बेटा, WHO कह देता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। अगर व्यक्ति क्या है कि भावनात्मक रूप से या व्यवहारात्मक रूप से या फिर सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? स्वस्थ व्यक्ति अपन उसको कह देंगे। अपन उसकी ये होगी उसकी हेल्थ की डेफिनेशन। ठीक है। और इसी जनन स्वास्थ्य के अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्या कर रखा है कि जनन स्वास्थ्य को समझाने के लिए बेटा यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि कुछ समस्याएं वगैरह भी आई है, और उसके साथ ही साथ कुछ कार्य नीतियों के बारे में भी अपन ने डिस्कशन करा है। वो क्या क्या है अपन बात कर लेते हैं। कि मैं इन्हीं सभी चीज़ों को अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो सिंपल सी आप चीज़ आ जाइए कि इंडिया ही एक ऐसा पहला देश है बेटा कि जिन्होंने इस जनन स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचा है। ठीक है। इंडिया ही एक ऐसा राष्ट्र है या एक ऐसा नेशन है जिसने इसके बारे में जोर दिया, और 1951 के अंदर उसने एक प्रोग्राम चालू करा जिसको अपन कहते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं बेटा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो बेटा, मैंने NCERT में काफ़ी चीज़ें आपको अंडरलाइन करके दे दी है। वह NCERT की जो PPT या PDF जिसको आप बोल सकते हो, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी साथ में लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। तो बोथ मीडियम हो जाएगा। ये फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत है वो 1951 में करी गई। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भाई जो जनन स्वास्थ्य है उसके बारे में ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये है कि अगर कोई जननांगों में प्रॉब्लम हो जाएगी या जननांगों के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी तो उनसे कैसे बचा जाए। ठीक है। और जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। बाद में यही फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम है वो RCH, ठीक है,
किसके अंदर, आरसीएच के अंदर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल विकास प्रोग्राम जो है उसके अंदर, बाल स्वास्थ्य विकास प्रोग्राम जो है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैंने क्या बोला कि 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो रहा है और ये इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आरसीएच के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी भी यही लाइन कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि जनन संबंधी आवधिक क्षेत्रों में इसे सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आरसीएच के नाम से प्रसिद्ध है। जो परिवार नियोजन जो स्टार्ट हुआ था 1951 में, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, आरसीएच के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो प्रोग्राम जो बनाए गए हैं उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करा जाए। जागरूक किसके बारे में करा जाए कि परिवार नियोजन, मतलब फैमिली को प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर अपन ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बट जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो एक लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी देन डेफिनेटली जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके अंदर कमी आएगी और कहीं ना कहीं उससे नुकसान अपन को ही होने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये चीज़ें चलाई थी। ठीक है, अब क्या है कि इसी की चीज़ को अगर अपन ध्यान में रखें तो इनका मेन मोटो ये था कि भाई अगर अपन ये करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो जो पॉपुलेशन है, क्या है बेटा, पॉपुलेशन, जिसको अपन कहते हैं जनसंख्या, तो जनसंख्या कंट्रोल में इसी की वजह से आती। ये प्रोग्राम जो चलाया था उसका मेन उद्देश्य यही था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में करा जाए। पॉपुलेशन को कंट्रोल में करा जाए तो उन्होंने कुछ नारे भी दिए कि जो रूरल एरिया थे, कौन से एरिया थे बेटा, रूरल, मतलब जिनको मैं क्या कहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में उनको बोलूँगा, तो उनमें इन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो। इन्होंने ये स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो। अगर हमारे अगर हम दो हैं तो हमारे कितने बच्चे रहने चाहिए, 2 बच्चे रहने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यही अगर मैं बात करता हूँ बेटा अर्बन, मतलब शहरी क्षेत्र के अंदर बात करूँ, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो नारे लगाए गए वो थे हम दो हमारे एक। क्योंकि आपको पता है कि जो शहर में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कितना खर्चा होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है, तो उन्हीं चीज़ को ध्यान में रख करके इन्होंने कहा कि हम दो हमारे तो एक ही सही है। ठीक है, अब सॉरी, अगला जो आता है वो आता है बेटा टॉपिक एमनियन सेंटेंसेस। क्या आता है, एमनियन सेंटेंसेस, जिसको अपन कहते हैं उल्भिवेदन। क्या कहते हैं, उल्भिवेदन। ठीक है, उल्भिवेदन की अगर बेटा अपन बात करें तो आप ध्यान रखें कि क्या होता है कि जनरली जब एक बच्चा होता है, जैसे कि मान लो ये बच्चा है, ठीक है, अब इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो इसके चारों तरफ का जो आवरण होता है, पहली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, जब अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उनके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन वगैरह की बात करें तो इसमें अपन देखेंगे कि इसके अंदर सर क्या होता है कि कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, इसी फ्लूइड को अपन कह देते हैं सर एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कह देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, एक सिरिंज की सहायता से इसी एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, और ये निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या कहते हैं, एमनियन सेंटेंसेस। क्या कहते हैं, एमनियन सेंटेंसेस। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है इसके कुछ पार्ट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब वो अवेलेबल होंगे तो उनसे क्या होगा कि आपको पता है कि वहाँ पे उन सेल्स के पास में क्या पाए जाएंगे बेटा, गुणसूत्र पाए जाएंगे। और उल्बवेधन का काम ही यही है कि अगर कोई बच्चा है उसको कोई जन्मजात बीमारी है, ठीक है, तो उसका पहले ही पता लगा लिया जाए। ठीक है, कि कोई आनुवंशिक बीमारी है, कोई जन्मजात कोई बीमारी होने वाली है, तो आनुवंशिक, मेनली तो क्या है आनुवंशिक, क्योंकि इसमें क्या है कि गुणसूत्रों की
स्टडी करी जाती है। क्या करी जाती है? गुणसूत्रों की स्टडी, ठीक है, या स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी उसको आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार में कौन आ गया? जैसे कि मैं बात करता हूँ सिकल सेल एनीमिया आ गया। क्या आ गया बेटा? सिकल सेल एनीमिया आ गया, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम आ गया। क्या आ गया? टर्नर सिंड्रोम आ गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा? गुणसूत्रों से होने वाले विकार हैं। तो इनकी स्टडी अगर वो कर लेंगे तो उनसे क्या होगा बेटा? उनसे यह होगा कि उनको पता लग जाएगा, तो इसका इलाज संभव हो सकता है, ठीक है। अब जनरली अगर अपन बात करें तो यहाँ पे स्टडी बेटा किसकी हो रही है? गुणसूत्रों की। अब गुणसूत्र की बात करूँ तो मैं गुणसूत्र यही हो सकते हैं कि 44 प्लस XX होंगे या फिर 44 प्लस XY होगा। आई बात समझ में? 44 प्लस XY होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और अधिकतर ये जो चेक करा जाता है वो लगभग करा जाता है आफ्टर 3 मंथ। कितने महीने बाद में? आफ्टर 3 मंथ, जब बेबी 3 महीने का हो जाएगा उसके बाद में। और उसमें आपको ये भी पता है कि जो बाह्य जननांग है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं अप्रोक्स कब? 3 मंथ के अंत तक, ठीक है। तो 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, तो XX तो किसको दर्शाएगा बेटा? गर्ल्स को दर्शाएगा। 44 प्लस XY किसको दर्शाएगा? बॉय को दर्शाएगा। तो अब इससे पता भी तो चल गया, ठीक है। तो मतलब लोग क्या है कि गुणसूत्रों की स्टडी आनुवांशिक विकारों को पूरा करने के लिए नहीं, उन्होंने इसको, ये आनुवांशिक जो विकार है उनका पता लगाने के लिए नहीं, उन्होंने भ्रूण का जांच करवाने के लिए इसको स्टार्ट कर दिया। तो भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया बेटा? बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया, मतलब प्रतिबंधित कर दिया इसको। आई बात समझ में? ठीक है। तो मेरे हिसाब से एमनियन सिंथेसिस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोकने के लिए उल्बेवेदन, एमनियन सिंथेसिस, जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंधन तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल किया गया। एमनियन सिंथेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड द्रव्य में घुले पदार्थों में विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है और इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि का पता लगाया जाता है। ठीक है। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे सहेली के बारे में दे रखा है। ठीक है। तो सहेली के बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिर बाद में आगे भी अपन पढ़ लेंगे। इसमें बता रखा है कि जो सहेली है, ठीक है, सहेली जो है वो एक प्रकार की पिल है। क्या है? पिल, या मतलब एक तरीके से कहूँ एक गोली है। गोली कौन सी है बेटा? ये वीकली पिल्स है। कौन सी पिल्स है? वीकली पिल्स है। वीकली पिल्स मतलब जो हफ्ते में केवल एक बार ली जाती है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में लगभग अगर अपन बात करें 3 मंथ तक ये हफ्ते में 2 बार ली जाती है। वीक में कितनी बार ली जाती है बेटा? 2 बार ली जाती है। और इसको वीकली पिल्स भी कहा जाता है। ये जो बनी है वो बनी है CDRI लखनऊ। कहाँ पे बनी है? CDRI लखनऊ। कैसे बेटा? कि इसकी जो CDRI लखनऊ का मतलब है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर ये बनाई गई है। क्लियर है बेटा? अब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर जब ये बना ली गई है तो सहेली की अपन मैंने बात कर ही ली। अब एक्चुअली में अगर अपन इसमें बात करें तो इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी में जैसा आता है वैसे के वैसे आगे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई जनसंख्या स्थायीकरण और जनसंख्या नियंत्रण कैसे करा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि जब 1900 की बात करें तो पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड था उसकी पॉपुलेशन थी 2 अरब। 2000 में ये बढ़कर के कितने हो गई? 6 अरब। यही बात अगर अपन करें तो लगभग अगर इंडिया की बात करें तो आज़ादी के समय मतलब 1947 में अपनी जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 35 करोड़। ठीक है। वही 2000 में बढ़कर के हो गई 1 अरब से ऊपर। ठीक है। और उसके बाद में 2011 में ये हो गई आपकी 1.2 बिलियन। ठीक है। और
इसी प्रकार अगर अपन देखें तो पूरी ऑल ओवर जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 7 बिलियन। अब उसमें से 1.2 बिलियन तो किसकी हो गई, इंडिया की हो गई। तो लगभग अगर अपन हर छठे आदमी को देखें तो वो क्या है, भारतीय है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन का बढ़ने का कारण क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो इसका बढ़ने का कारण है वो क्या है कि शिशु जो मृत्यु दर है, जो मतलब कि अपन बात करें IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कौन सी बेटा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। यहाँ पे बात कर लेते हैं पर पॉपुलेशन बढ़ने का जो काम है वो IMMR और MMR। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, और MMR का मतलब हो गया मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी घट गई, आई बात समझ में, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी क्या हो गई, घट गई, जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। देखो पहले क्या होता था कि बच्चे जन्म लेते थे तो बच्चे मरते भी थे, उसमें मदर की भी जान चली जाती थी। कारण क्या था कि इतनी हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे क्या चीज़ें देखने को मिली अपन को चीज़ें देखने को मिली कि भाई जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इन्फेंट जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी कम हो गई और जो मदर है वो भी मरना क्या हुआ, कम हो गए। तो इससे क्या हुआ, जन्म दर तो बढ़ी है बट मृत्यु दर क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अब मृत्यु दर कम होने की वजह से पॉपुलेशन तो सीधी सी बात है बढ़ने वाली है। ठीक है, अब आगे क्या है, इसी चीज को बचाने के लिए, मतलब इसी चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोला कि भाई इसको किस तरीके से मैनेज करो, और मैनेज करने का केवल एक ही तरीका था। वो क्या तरीका था कि भाई इस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो मतलब जो गर्भ धारण हो रहा है तो अब अपन को गर्भ धारण होने से रोकना है। तो उसके लिए क्या क्या प्लान करा गया, तो इसके लिए क्या करा गया, जो स्लोगन मैंने आपको बताए वो। दूसरी बात क्या होता है कि जब बच्चे नाबालिग होते हैं और उनकी जल्दी कम उम्र में शादी करवा दी जाती है तो उनको एजुकेशन के बारे में नहीं पता, हेल्थ एजुकेशन के बारे में नहीं पता, सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। वही बात समझे, उनको पता नहीं रहता है भाई कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो इन्हीं बात को ध्यान में रखने के लिए मेनली पहले तो उनकी एज फिक्स कर दी गई। भाई जो गर्ल्स है उनकी 18 वर्ष और जो मेल्स हैं उनकी कितनी 21 ईयर्स की उनकी एक एज फिक्स कर दी कि इसके बाद में शादी हो सकती है। अगर इससे कम होगी तो बाल विवाह होगा। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि भाई अपन एक काम करते हैं कि जो गर्भ निरोधक है, ठीक है, तो गर्भ निरोधक जो है वो काम में लिए जाए विवाहित जोड़ों के लिए। वो कैसे, गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है, जो गर्भ धारण को होने से रोकता है। ठीक है, तो एक गर्भ निरोधक की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो सिंपल सी बात है कि एक आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, एक तो किसी को पता नहीं रहना चाहिए भाई, अगर अपन उसको यूज भी करें तो किसी तीसरे आदमी की अपन को जरूरत ना पड़े, अपन सेल्फ उसको खुद में यूज में ले सकें। तो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, और दूसरा इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन काम में ले रहे फिर भी गर्भधारण हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई साइड इफेक्ट हो भी रहा है तो वो ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके साथ ही अगर कोई इसको यूज कर रहा है, जो यूजर है, ठीक है, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है, ठीक है, या वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में ले रहा है, गर्भ निरोधक यूज में ले रहा है, तो उसकी सेक्स डिजायर या जो उसकी मैं बात करूँ कामेच्छा या प्रेरणा, या फिर मैं बात करूँ मैथुन के अंदर वो किसी भी प्रकार की बाधा डाले। ठीक है, तो एक आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक आदर्श गर्भ निरोधक के यही उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, तो इसी को अपन थोड़ा सा अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो मेथड्स आता है आर्टिफिशियल मेथड, जिसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड आ गया, और एक आ जाता है बेटा आपके नेचुरल मेथड। कौन सा आ जाता है, एक तो आ जाता है आर्टिफिशियल मेथड और एक आ जाता है आपके नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड का सीधा सा मीनिंग क्या है, आर्टिफिशियल मतलब जो कृत्रिम विधियां हैं,
जो क्या है बेटा, कृत्रिम विधियां। ठीक है। और नेचुरल मेथड का मतलब क्या है, नेचुरल मेथड का सीधा सा मतलब हो गया जो प्राकृतिक विधियां हैं। आई बात समझ में। ये जो ऊपर वाला है पॉपुलेशन इंक्रीज का, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये PYQ है भाई। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको PYQ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एमनियन सिंथेसिस है, ये यहाँ से PYQ है। ठीक है। अगर अपन बात करें सहेली, यहाँ से PYQ है। CDRI आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। वीकली पिल्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग भी होती है। आई बात समझ में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि जब अपन इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो अपन बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल मेथड के बारे में अपन बात कर रहे थे, और अपन नेचुरल मेथड वगैरह के बारे में अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, पहला जो आता है वो है आपका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जो है उसमें सीधी सी आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखें। नेचुरल मेथड जिसमें अपन कोई भी काम में नहीं लेंगे, मानव द्वारा निर्मित कोई भी विधि अपन काम में नहीं लेंगे। अपन केवल जो नेचुरल है, केवल जो हो रहा है, केवल जो प्रकृति ने जैसा बनाया है, केवल उसी में अपन ध्यान रख करके अपन ये कदम उठाने वाले हैं। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला जो है वो है, अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कैलेंडर मेथड। कौन सा है, कैलेंडर मेथड, या अपन इसको कहे रिदमिक मेथड। ठीक है। या फिर अपन इसको कह सकते हैं रिदमिक मेथड हो गया, कैलेंडर मेथड हो गया एक, तो ये हो गया। दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, तो अब ध्यान रखें, देखो यहाँ पे आ जाता है आवधिक संयम आ गया, जिसको अपन कैलेंडर मेथड वगैरह कह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हो गया बाह्य स्खलन वगैरह आ गया, ये कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस। ठीक है। सीधा सा ध्यान रखें क्या क्या है। देखो कैलेंडर मेथड का सीधा सा मतलब है आवधिक संयम। मतलब अपन को क्या ध्यान रखना है, संयम रखना है। कब, अवधि के हिसाब से। अवधि के हिसाब से कैसे, आप ध्यान रखिए कि 10वें, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, 10वें से लेकर के 17वें दिन तक आपको असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने हैं, यौन संबंध नहीं बनाने हैं। आई बात समझ में। 10वें से 17वें दिन तक असुरक्षित, या मतलब अगर बात करें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना है। ठीक है। जिससे अपन प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10वें से 17वें दिन ये उसके लिए ही लागू होता है जिनके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं बेटा लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब स्तन पान अनार्थत्व। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ये प्रभावी होता है। ये तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है इसमें लेवल के हिसाब से कि इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन इसमें बढ़ता है, जिसकी वजह से FSH और LH का लेवल डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में। FSH और LH का लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है कि न तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और न कोई प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। फिर कोइटस इंटरप्टस जो है उसके अगर अपन बात करें तो इसको कहते हैं बाह्य स्खलन, जिसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल इजेकुलेशन, एक्सटर्नल इजेकुलेशन। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सिंपल सा आपका क्या ध्यान रखना है कि जब सीमन बाहर निकलने वाला होता है, या मैं कहूँ जब वीर्य बाहर निकलने वाला होता है, बाहर निकलने वाला होता है,
उसी समय पेनिस को वेजाइना से बाहर निकालकर स्खलित करना। इससे क्या होगा, इससे वीर्य जो है वो मादा जननांगों में नहीं पहुंचेगा, और मादा जननांगों में अगर नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से ये होगा कि भाई उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें अपन को ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं इम्पोर्टेंट है, वो एक तो ये प्रोलेक्टिन का लेवल का है, ये 6 मंथ का है, 10वें से 17वां दिन है, ये आपको इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ों का ध्यान रखा है डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अब जो बचता है वो बच जाता है आपके आर्टिफिशियल, ये मैं बात करता हूँ कृत्रिम विधियाँ। कृत्रिम विधियों का मतलब सीधा सा है कि अपन इसमें किसकी बात करें बेटा, जो मानव निर्मित होती है, जो मानव ने बनाई है, और उसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले बेरियर मेथड। बेरियर मेथड का मतलब क्या हो गया, अवरोधक विधियां। अवरोधक विधियों के अंदर क्या है, सबसे पहला मेल कॉन्डोम और दूसरा आ गया फीमेल कॉन्डोम। ठीक है, इसको अपन निरोध भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित जो ब्रांड नेम है वो निरोध के नाम से है। ये जो बनता है वो लेटेक्स और आपके रबर से बनता है। ठीक है, इसको पेनिस के ऊपर पहना जाता है, के ऊपर पहना जाता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है कि ये जो वीर्य होता है, वीर्य को मादा जननांगों में पहुंचने से रोकता है। ठीक है, ठीक है, और ये एक बार रीयूजेबल नहीं होता, ये बात ध्यान रखें, रीयूजेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा फीमेल कॉन्डोम की अगर अपन बात करें तो भाई ये 5 टाइम रीयूजेबल होता है। एक तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये क्या करता है, सर्विक्स को कवर करता है, जिसको अपन गिरवा जो कहते हैं को कवर करता है, और ये भी क्या करता है कि वीर्य को जाने से रोकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें तो केवल और केवल ये जो बेरियर मेथड ही है ना बेटा, वही ऐसे हैं जो आपको STI से प्रिवेंट करवाते हैं। इसके अलावा ना तो कोई ऐसा कृत्रिम मेथड है, आधी बात समझ ना तो कोई कृत्रिम विधि है, ना कोई प्राकृतिक विधि है जो आपको STI से बचाए। सिंगल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये PYQ बन जाता है भाई। ये क्या बन जाता है, PYQ। PYQ क्या बन जाता है, PYQ ये बन जाता है कि भाई यही एक ऐसा मेथड है जो आपको किससे बचाने वाला है, STI से, सिंगल मात्र। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी भी इसी की होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल वापस और क्लास लेकर के आऊँगा, तो आप उसको देखें, उसको बताएं कि क्लास कैसी क्या रही, और उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और ये जो दोनों हैं, मैं क्लास के अंदर जो मैंने अभी पढ़ाया है वो मैं NCERT तो अभी मैं ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, उसमें आप जाकर के देखें। और ये जो है जो PPT है इसको मैं कम्प्लीटली दोनों की एक साथ ही डाल दूंगा मैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपने इस टॉपिक को पूरा भी कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और निशा कैंपस के जो बच्चे हैं, हालांकि मैं भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और जल्दी मिलेंगे बेटा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब की वजह से मैं थोड़ा नागौर आ गया हूँ, और जैसे ही ट्रांसफ़र वगैरह होगा मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बढ़िया, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। मैं हमेशा आपको याद करता रहूँगा, और बढ़िया तरीके से पढ़े, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट्स आए, आपको मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मेरे से बात कर लें, मैसेज कर दें। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।